तो आइए बात करते हैं, पिछली बात को चर्चा ना हमने छोड़ के रखा था स्प्लिट पोजीशन की, तो तभी हमें चर्चा स्प्लिट पोजीशन भी बने पोजीशन की बात हम लोग करने जा रहे हैं। थोड़ी सी बातें और हमारे उसके बारे में रह गई है, तो उसी को आज फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से सीखते हैं कि और भी किस तरह के पोजीशन हमारे एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए उसी पे चीज़ पर फिर हम लोग गौर करते हैं, देखना है कि और पोजीशन से क्या रिलेटेड बातें हम कर सकते हैं। तो अभी तक आपने जो सीखा कि पोजीशन एक्चुअल में कैसे काम करता है, पोजीशन से क्या मतलब होता है, संबंध, आप किसी चीज़ का मालिकाना हक, आप किसी चीज़ पर आप मालिकाना हक देते हैं, तो उसी के रिलेटेड अभी तक मैंने यूज सीखा कि आप पोजीशन को दो तरह से लगाते हैं, या तो अपस्ट्रोफी एस की बात करते हैं या तो अपस्ट्रोफी की केवल बात करते हैं। और इन दोनों को यूज का डिफरेंस कैसे करना है, इन दोनों कुछ चीज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखा है और आप उसको घर में एक बार रिवाइज करेंगे, मुझे उम्मीद है इस बात की। आज फिर उसी को बात को लेकर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखना है अब कुछ ऐसे पोजीशन हैं, कुछ ऐसे पोजीशन भी हैं कि उनके साथ ना तो अपस्ट्रोफी एस की बात कर सकते हैं ना अपस्ट्रोफी लगा सकते हैं। मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि ना तो हम उसके साथ अपस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं ना ही हम अपस्ट्रोफी लगा सकते हैं, और ऐसे कन्फ्यूज़न करने के लिए हमारे एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं, जो कि हमें वहाँ बिल्कुल ध्यान देना होगा, तभी हमारे लिए वो फ़ायदेमंद साबित होगा। तो कुछ चीज़ें को ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो देखना है कि ऐसा क्या ऐसे चीज़ हमारे साथ जुड़ा हुआ है कि पोजीशन के साथ अभी तक हमने अपस्ट्रोफी की बात की या अपस्ट्रोफी एस की बात की। अब उसी के जस्ट उल्टा बात करना है कि कौन ऐसे चीज है जो पोजीशन अपने आप में बिल्कुल सेंस की बात करता है और उसके साथ हमें अपस्ट्रोफी एस और अपस्ट्रोफी लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। उस चीज पर हम गौर करते हैं फिर से। तो देखना है यहाँ पे चलिए, आपने देख पा रहे होंगे इस चीज़ को कि कुछ ऐसे पोजीशन है जो अपने आप में पोजीशन का सेंस होता है, उनमें अपस्ट्रोफी एस या अपस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं होती, और ऐसे कन्फ्यूजन करने के लिए हमें एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैंने लिखने किया माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर। अभी तक हमने पोजीशन के बारे में क्या समझा? पोजीशन का मतलब होता है किसी से संबंध, आप उस चीज़ का मालिक है। आप किसी चीज़ से जब आपका संबंध होता है तो आप उस पर एक मालिकाना हक जताते हैं, या कोई भी चीज़ आपकी हो, जैसे आपकी कार हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, बहुत सारी चीज़ें जो उस पर आपका पोजीशन है, आप पर उसका स्वामित्व अधिकार है। तो उसका सेंस बताने के लिए हमने अपस्ट्रोफी एस और अपस्ट्रोफी लगाने का काम करते हैं, दिखाने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हमारे एग्जाम में पूछते हैं जो ऑलरेडी इसमें सारे के सारे पोजीशन के सेंस छुपे हुए हैं, यानी इस सारे वर्ड में अपस्ट्रोफी एस अपस्ट्रोफी के काम करते हैं पहले से, तो हमें अलग से अपस्ट्रोफी एस और अपस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है। और ऐसे एग्जाम में हमारे पूछ लिए जाते। तो ध्यान दीजिएगा कि इन सारे वर्ड के साथ हम अपस्ट्रोफी एस और अपस्ट्रोफी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना हमें इसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा, और ऐसे हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए, ये बात तो पोजीशन की, और आज कुछ और चर्चा हम लोग करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप, मैंने चर्चा किया, आपके सामने लिखने का काम किया यूनिट।
और इसके मैंने कॉस्ट में दिया फ्रैक्शन। आप ये जानते कि यूनिट की बातें, फ्रैक्शन की बातें, भिन्न की बातें हम मैथ में बात करते हैं, मैथमेटिक्स में चर्चा होती है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी बातें हैं जो हमारे एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड एरर दे दिए जाते हैं, तो उनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यूनिट फ्रैक्शन की बात तो हम हमेशा मैथमेटिक्स में करते हैं, लेकिन यूनिट फ्रैक्शन की चर्चा यहाँ हम नॉन में भी थोड़ी सी कर लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे एरर दिए जाते हैं। तो देखना है तो मैंने कुछ फिगर आपको बनाने के लिए देखा, जिसे मान लेते हैं कि मैंने एक सर्किल लिया, देख पा रहे होंगे इस बात को। इस सर्किल में 3 पार्ट मैंने देने का काम किया। इस सर्किल में मैंने किस पार्ट, 3 पार्ट तैयार किया, 1, 2 और 3। तो इसमें क्या देखने को हमको मिलता है कि मैंने 3 पार्ट को में से एक पार्ट को मैंने कलर किया, एक पार्ट को मैंने कलर किया, यानी इस सर्किल में एक पार्ट आपका भरा हुआ है। तो आप जानते हैं कि टोटल पार्ट को जब हम लोग मैथ के नज़रिए से देखना चाहे, टोटल पार्ट को हम हमेशा, टोटल पार्ट मेरे सामने कितना है, 3, तो मैंने हमेशा नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, जो टोटल पार्ट होता है मैं नीचे लिखने का काम होता है, इस बात को आप जानते हैं। और जो पार्ट हमारा बचा हुआ, जिस पार्ट को मैंने कलर किया, उसके लिए हमने ऊपर का काम किया, यानी न्यूमरेटर नाम देने का काम किया, और इस पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर का काम करते हैं। यानी हम लोग दोनों नाम से जानते हैं कि इस पार्ट वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं और इस पार्ट को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। इस बात को बहुत अच्छे से आप जानते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में दे दिए थे, जैसे मान लेते हैं आप देख पा रहे होंगे कि मैंने कोई फ्रैक्शन तैयार किया, देख रहे हैं इस चीज़ को, 1/3 क्या लिखा है, 1/3। अब इसको जब हम ग्रामर के नज़रिए से देखना चाहें, यानी ग्रामर की भाषा में बात करना चाहें, तो ग्रामर की भाषा में कैसे बोल सकते हैं, क्या इसकी करेक्शन हो सकती है, तो क्या बोलना सही रहेगा आपके नज़रिए से, क्या मैं इसको बोलूँ 1/3, क्या मैं बोलूँ 1/3, ठीक है। अगर मैं 1/3 बोलना चाहूँ तो इसके साथ कौन सा वर्ब फॉलो करेंगे, इज या आर, या मान के चले अगर मैं 1/3 बोलूँ तो इसके साथ वर्ब कौन सा फॉलो करेंगे, इज या आर। तो आप सबसे पहले देखिए, अब आपके सामने एक नियम बनता है, उस नियम को देखना है। चलिए फिर से समझते हैं। आप नियम क्या कहता है कि जब न्यूमरेटर मेरा 1 हो, क्या हो, 1 हो या 1 का बराबर हो, और डिनोमिनेटर से वो न्यूमरेटर छोटा हो, आप देख पा रहे मैं साइन दिया हूं तो आप इस बात को समझ रहे होंगे कि डिनोमिनेटर से 1 छोटा है, यानी न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब फॉलो का काम करते हैं, SHB। अब उस शॉर्ट फॉर्म का नाम देने का काम किया, ए से हमारा नाम हुआ है सिंगुलर, ए से बात करते हैं हेल्पिंग, और बी से होता है वर्ब, यानी क्या इसका पूरा नाम हुआ, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। यानी 1 अगर न्यूमरेटर इस टाइप का कैटेगरी में आता है तो उसके साथ हम हमेशा इस नियम की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/3 लिखा हुआ है, तो अब आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि अब हमारा ग्रामर की भाषा में क्या बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर मेरा क्या है, 1 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 1 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है भाई। तो अब इसको ग्रामर की भाषा में बोलने के लिए हमें पता है कि कौन सा वर्ब फॉलो करना होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। अब आपको पता है कि पूरी इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पर टिका हुआ है। यदि हमारा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारा, जाहिर सी बात है कि सिंगुलर की बात करेगा, तो सब्जेक्ट के तौर पर मान लेते हैं कि 1/3 कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब 1/3 हमारा सिंगुलर के सेंस में आ रहा है तो कंप्लीटली रूप से हम
सिंगुलर हेल्पिंग की बात करते हैं, यानी एसएचपी की बात की हमारे, ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए इसी की बात की एक और देखते हैं हम लोग। अब इसी की चर्चा हम दूसरी तरह से करते हैं। अभी हमने यूनिट के बारे में चर्चा किया तो कैसे काम करता है, फिर इसी के एक अलग कैटेगरी से देखते हैं। मान लेते हैं कि आप हमने नाम दिया प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपका न्यूमरेटर है यहाँ पर एक से बड़ा होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर जो आपका रहेगा यानी ऊपर पार्ट वाले वो एक से हमेशा बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए। इस बात को भी ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मेरा ये बड़ा हो जाए और इससे भी बड़ा हो जाए, ऐसा नहीं। आपका न्यूमरेटर एक से बड़ा होना चाहिए और उसी के साथ साथ डिनोमिनेटर से भी ये बड़ा छोटा होना चाहिए। तो अब इस कंडीशन में हम वर्ब कौन सा यूज करेंगे, तो वर्ब आप देख पा रहे हैं मैंने शॉर्ट में दिया PHB। तो PHB का मतलब क्या हुआ, P से आपका बना प्लूरल, A से बना आपका हेल्पिंग और V से बना वर्ब, यानी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो अब हमको इसके अनुसार क्या लाना है, अगर मान लेते हैं कि न्यूमरेटर मेरा एक से बड़ा हो और डिनोमिनेटर से वो छोटा हो तो उस कंडीशन में हम PHB वर्ब का यूज करेंगे, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने एक फ्रैक्शन लिया 2/3, क्या लिया 2/3। अब आपको ग्रामर में इसको जब ग्रामर के लैंग्वेज में बोलना होगा, कैसे बोलेंगे, क्या कहना अच्छा रहेगा आपके हिसाब से, आप एक बार गौर कीजिए। 2/3 कहना सही होगा या 2/3 कहना सही होगा। अगर 2/3 कहना सही होगा तो क्या हम इज का यूज करेंगे या आर का यूज करेंगे। यदि मान लेते हैं कि 2/3 कहना सही होगा आपके नज़रिए से तो क्या हम इसके साथ इज का फॉलो करेंगे या आर का फॉलो करेंगे, मतलब कि SHB यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या PHB प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का फॉलो करेंगे। तो फिर से इस बार देखना है कि जब मैंने नियम आपके सामने लिखी दिया है, आप देख पा रहे होंगे कि न्यूमरेटर हमेशा एक से बड़ा है और डिनोमिनेटर से ये छोटा है, तो आने वाला मेरा जो भी होगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आप कहने का मतलब है कि इस नज़रिए से हमें 2/3 कहना बिल्कुल अच्छा होगा, क्योंकि न्यूमरेटर अब हमारा एक से बड़ा हो गया है, इसलिए हमें प्लूरल की चर्चा ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर एक रहता तो मैं 2/3 कह सकता था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे 2/3 है, यहाँ पे यानी प्लूरल का हुआ है, यानी न्यूमरेटर भी अपने आप पे प्लूरल हो गया। अब यहाँ पे सिंगल की बात नहीं हो रही है। तो इस नज़रिए से जब ये हमारा प्लूरल है यानी सब्जेक्ट के तौर पर जब ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि हम वर्ब भी हम प्लूरल का यूज करेंगे। तो इस कंडीशन में हम ये लगाना ज़्यादा अच्छा समझ रहे होंगे। ये कैसे काम कर रहा है आप समझ रहे होंगे। तो फिर एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं कि 2/3 है, ये आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर इस पार्ट को न्यूमरेटर एक से बड़ा है, ये अपने आप में प्लूरल हो गया, सिंपल है, और ये तो प्लूरल है ही, क्योंकि थर्ड है तो बड़ा है। तो इस कंडीशन में 2/3 कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप 2/3 नहीं बोल सकते। जब ये मेरा सब्जेक्ट के तौर पे प्लूरल आ गया तो सिंपल सी बात है कि आने वाला मेरा जो भी वर्ब होगा वो प्लूरल के सेंस में होगा। चलिए इसी को लेकर और एक नया चीज़ से मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ते हैं। तो एक नया चीज़ हमको देखने को मिल रहा होगा आपको स्क्रीन पर, मैंने लिखने का काम किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाम में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। पहले मैंने चर्चा की यूनिट की, इसके बाद मैंने चर्चा की प्रॉपर की। तो प्रॉपर मतलब क्या होता है, उचित, मतलब अपने आप एक तरह से प्रॉपर की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है कि इम्प्रॉपर। अब यहाँ पे कोई उचित फ्रैक्शन नहीं हो रहा, अपने आप में बिल्कुल उचित नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि न्यूमरेटर एक से बड़ा हो, ठीक है भाई, न्यूमरेटर एक से बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर भी न्यूमरेटर से छोटा हो रहा है। ये तो बहुत अजीब सी बात है। तो इसीलिए मैंने इसका नाम देने का काम किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब अपने आप में फ्रैक्शन तो है लेकिन अपने प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल बात की बात इसको फॉलो नहीं कर रहा है कि न्यूमरेटर हमेशा एक से बड़ा, लेकिन इस बार क्या है कि डिनोमिनेटर भी छोटा है, यानी न्यूमरेटर से छोटा है। तो इस कंडीशन में भी, इस कंडीशन में चाहे जो भी हो, हमें डिनोमिनेटर के अनुसार ही प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इस पार्ट को मैंने न्यूमरेटर देने का काम किया और इस पार्ट को मैंने डिनोमिनेटर दिया। आप देख पा रहे होंगे कि एक से तो बड़ा है, 5 है तो एक से बड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि थर्ड क्या है, डिनोमिनेटर है, लेकिन क्या न्यूमरेटर से बड़ा है या छोटा है। तो आप इतना तो समझ रहे होंगे कि न्यूमरेटर से छोटा है, लेकिन फिर भी हमें डिनोमिनेटर के हिसाब से आने वाला वर्ब हम PHB का यूज करेंगे। और PHB मतलब क्या होता है ये तो आप समझ रहे होंगे। तो आप देखिए इसको ग्रामर के लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, क्या ज़्यादा अच्छा बोलना होगा, ऐसे चीज़ें हमें पूछ लिए जाते हैं। क्या इसको हम 5/3 बोल सकते हैं? अगर 5/3 बोलेंगे तो क्या हो सकता है, इज का या आर का? क्या इसको हम 5/3 बोल सकते हैं? तो इसके साथ क्या हो सकता है, इज या आर का, मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। तो आपको सबसे अच्छा बेटर है कि आप देख ही रहे होंगे यहाँ पर नियम के अनुसार कि हमें जब न्यूमरेटर एक से बड़ा है और डिनोमिनेटर भी एक से
छोटा है, तो इस कंडीशन में प्लूरल हेल्पिंग की बात हो रहा है। तो आपको पता है कि जब हमको प्लूरल वर्ब हेल्पिंग वर्ब की बात हो ही रही है, जब हमारा वर्ब प्लूरल ही हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि सब्जेक्ट में मेरा प्लूरल ही होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे एस लगा है, यहाँ पे सिंगल के कंसेप्ट में है, लेकिन यहाँ प्लूरल के कंसेप्ट में, यानी सब्जेक्ट के तौर पर 5/3 कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब ये मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इस कंडीशन में हमें आर कहना, इसके साथ आर का यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझ रहे होंगे, और इसी से कुछ और रिलेटेड हम बात आपको कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो देख पा रहे होंगे आप इसे यहाँ पे कि मैंने नाम देने के क्या एक अलग कैटेगरी इसी से रिलेटेड है, फ्रैक्शन से रिलेटेड की बात हो रही है यहाँ पे, तो मैंने दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी तक हमने कितने फ्रैक्शन सीखे? एक यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसी से एक और जुड़ी हुई चीज़ें हैं जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है कि पहले कोई फ्रैक्शन होता है, उसको हम लोग जब तोड़ते हैं तो उसको जब बनता है वो मेरा, उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि 5/3 को मैंने क्या तोड़ा, 1 और 2/3। तो अब इसको ग्रामर के लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं? ये बात हमारे एग्जाम में ये पूछना जानती है कि आप ऐसे फ्रैक्शन को ग्रामर के लैंग्वेज में आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? तो आपको कहने में क्या अच्छा रहेगा, 1 और 2/3 बोलना अच्छा रहेगा या 1 और 2/3 कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा? अगर मान लेते हैं कि ये आपके हिसाब से सही है, तो क्या आप इज लाना सही करेंगे या आर लाना सही करेंगे? अगर आपके हिसाब से मान लेते कि ये आपका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो आपके हिसाब से क्या ये अच्छा रहेगा? तो इतना तो आप समझ ही रहे होंगे कि अब यहाँ पे सारा खेल किस चीज़ पे टिका हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इस फ्रैक्शन को मैंने तोड़ा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन काम किया। तो इस हिसाब से आपको 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ में जो हमारा आ रहा है 2/3 कहना ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी चर्चा मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में किया है। तो आपको ज़्यादा बोलना कौन अच्छा रहेगा? तो 1 और 2/3, बिल्कुल सही बात है। और जब ये हमारा प्लूरल के सेंस में, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एस का यूज हो रहा है, यहाँ पे एस का नहीं था, यहाँ पे एस का यूज हो रहा है। नहीं, एस यूज होने से मतलब क्या सेंस में आता है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल के सेंस में है। जब ये प्लूरल है तो जाहिर सी बात है कि हमारा आर भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा। ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से घर में एक बार रिवाइज करें, और बहुत अच्छे इससे जुड़ी हुई चीज़ें एरर हमारे दे दिए जाते हैं। तो आइए इसी से कुछ और बातें हम करते हैं। अब कुछ इसी से जुड़ी हुई चीज़ें आज कुछ हम जानते हैं, इसी से बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें, और ऐसे चीज़ें हमारे पूछते हैं। अब मैंने कुछ कोड आपको दिया है, आप कोड देख रहे होंगे। पहले मैं कोड पढ़ता हूँ, AWDHSP। अब इसको हम नाम देने के काम करते हैं, तो ए से हमारा निकलता है अमाउंट, ठीक है, ये एक तरफ का यूनिट की बात हो रही है, मात्रा की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है। W से बना वेट, D से बना डिस्टेंस, S से बना हाइट, S से बना स्पीड, और P से बना पीरियड ऑफ टाइम। ये सारे के सारे हमारे यूनिट करेक्ट मतलब यूनिट फ्रैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ऐसे नाउन का ये ग्रामर का हमारा कहना है, तो हम जानते हैं कि इसकी चर्चा हम इसी के साथ कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आइए इसी पे चीज़ और हम देखते हैं कि अब ये कैसे एग्जाम में पूछते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे कैसे जुड़े हुए क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, उसकी मैं चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो देखना है यहाँ पर अब चीज़ मैंने उसी कोड से रिलेटेड कुछ नियम तैयार किया है। जैसे मान लेते हैं ये कोड क्या है, ये तो आप नाम जाने हैं। ए से बनता है अमाउंट, W से आपका वेट, D से बात करें डिस्टेंस की, S से आपकी हाइट की, A से आपका स्पीड, और P से पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे जुड़ी हुई चीज़ें कैसे होती हैं कि यदि मान लेते हैं कि ये सारी की सारी बातें अगर हमारे यूनाइटेड सेंस में हो, यूनाइटेड सेंस में, यूनाइटेड सेंस का मतलब क्या हो? एक चीज़ में हो, मतलब उसको अलग अलग पार्ट में नहीं, एक ही चीज़ में हो, एक रूप में हो, इकाई के रूप में हो, तो उसके साथ हमेशा वर्ब की बात होता है SHV। अब SHV क्या होती है, तो आपकी चर्चा मैंने बहुत पिछले वीडियो में या बहुत से क्लास में मैंने किया कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की चर्चा होती है। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें अगर ये सारी की सारी चीज़ें अगर डिवाइडेड सेंस के में हो, डिवाइडेड मतलब अलग अलग पार्ट में हो, डिवाइडेड क्या हो, विभाजित क्या हो, यूनाइटेड के सेंस में नहीं आ रहा हो, तो उस कंडीशन में हम इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे? PHV मतलब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। चलिए कोड को हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल ये पूरे ग्रामर में हमारा काम करने वाला। अब इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको।
ओके, देखिए अब आपके इस पूरे खेल को समझने के लिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल पे काम करते हैं। 10,000 रुपीज़ इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट। इसी की दूसरी की बात कर लेते हैं। 10,000 रुपीज़ इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट्स। अब आप बोलिए कि ये दोनों एग्जाम्पल में करेक्शन कौन हो सकता है, क्या बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या इसको बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्या इसको बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो है तो दोनों ज़्यादा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों में हमको सबसे बड़ा खेल क्या समझना है, वर्ब का। इसमें सबसे बड़ा खेल क्या है, वर्ब का। और अगर इस यूनिट को मैं इस कोड पर मैं अगर इसको रिलेट करता हूँ तो खेल हमारा वर्ब का ही आने वाला है। तो आप देखिएगा कि 10,000 मतलब क्या निकला, अमाउंट की बात हो रहा है, यानी एक कोड हमारा मिला। जरूरी नहीं कि किसी भी एग्जाम्पल में सारे कोड आ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा। किसी भी एग्जाम्पल में इससे जुड़ी हुई चीज़ें होती है। तो आप बता रहे हैं कि 10,000 रुपीज़ इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट। आप बताइए कि 10,000 रुपीज़ है आपके पास, ठीक है, तो आपको आने वाला कौन सा वर्ब यूज होगा। तो ध्यान देना है यहाँ पे कि आपने यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको सारा खेल यहाँ पे देखना है कि पॉकेट, ठीक है। आपको पता है कि कॉमन सेंस की बात है कि पॉकेट जब भी हम जो भी कुछ भी पहनते हैं हमारे क्लॉथ, उसमें एक पॉकेट नहीं 1 से 2 हो सकते हैं, 2 से भी 3 हो सकते हैं। यानी जैसे ही आपका सारा खेल यहाँ पे टिका हुआ है कि एक से जैसी कोई भी चीज़ की बात हम जब दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो वो चीज़ अपने आप में प्लूरल के रूप में आ जाता है। यानी एक होता है तो सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी को जब हम संख्या 1 से 2 देने का काम करते हैं तो हमारा प्लूरल के सेंस में चल जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉकेट सिंगुलर के सेंस में आया है। आप देख रहे होंगे कि पॉकेट में कोई एस या एस नहीं लगा हुआ, क्योंकि एक प्लूरल की पहचान भी आप जानते हैं कि प्लूरल की पहचान होती है एस या ईएस होती है, लेकिन क्या पॉकेट में यहाँ कोई एस की बात हो रही है, नहीं। तो इस कंडीशन में हमारा ये कौन सेंस में आया है, यूनाइटेड सेंस में। यानी उस आदमी के पास एक ही पॉकेट में 10,000 रुपया, यानी एक ही पॉकेट में, अलग अलग पार्ट में नहीं है, इसलिए यूनाइटेड सेंस की बात हो रही है। यानी इस बात को फॉलो किया, जब यूनाइटेड सेंस की आ रहा है तो वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप सारा खेल आप समझ रहे होंगे कि 10,000 रुपीज के साथ हमारा वर्ब कौन यूज होगा, इज। आर हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलो इसी को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 10,000 रुपीज़ इज ऑब्लिक आर इन माई पॉकेट्स। अब यहाँ पे देखिए, पूरे सेंटेंस को पढ़ के देखिए, आगे हमारा क्या दिख रहा है, पॉकेट्स। यहाँ पे था पॉकेट, यानी प्लूरल नहीं था, सिंगुलर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, एस लगा हुआ है। एस जैसे जुड़ जाता है वो चीज़ें हमारी प्लूरल के में कन्वर्ट हो जाती है, और ये प्लूरल के कन्वर्ट में हो गया, यानी एक से ज़्यादा हो गया। एक से ज़्यादा हो गया तो यूनाइटेड के सेंस नहीं, डिवाइडेड के सेंस में अलग अलग हुआ। यानी इस बंदे के पास एक पॉकेट में 10,000 रुपये नहीं, 1 से 2 पॉकेट भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ एस जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हमारा ये डिवाइडेड के सेंस में आया। आपको पता है कि जब डिवाइडेड सेंस की बात होती है तो कौन सा वर्ब यूज होता है, पीएचवी का। पीएचवी मतलब आप समझ रहे होंगे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। तो इस कंडीशन में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ हम खेल किसका करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम हटा सकते हैं। इस बात को आप समझ रहे होंगे बिल्कुल। आप इसको जरूर घर में देखेंगे। इसी के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप देख रहे होंगे मैंने इसी से जुड़ी हुई चीज़ें मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। आप देख रहे होंगे 5 किलोमीटर्स इज ऑब्लिक आर कवर्ड बाय फुट, ठीक है, और उसी की चर्चा मैंने इस एग्जाम्पल में भी किया। लेकिन इन दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा। आपको ऐसे कंफ्यूजन करने के लिए एग्जाम में दे दिए जाते हैं, लगते हैं कि सम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज़ है, ऐसा नहीं है। ऐसा कंफ्यूजन के लिए आपको एग्जाम में दे दिया जाता है। उसी पे हम यहाँ पे काम करने के लिए आपको मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है। तो ध्यान देना है कि 5 किलोमीटर्स इज ऑब्लिक आर कवर्ड बाय फुट। कोई व्यक्ति जब घर से निकला और उसने आज निश्चय की कि आज हमें 5 किलोमीटर वॉक करनी है, चलनी है, तो उसने निश्चित किया कि मैं किसी भी चीज़ का मदद नहीं लूँगा, ओनली पैदल चलने का काम करूँगा। यानी आप देख रहे होंगे कि बाय फुट, यानी वो इंसान जो है 5 किलोमीटर तो गया, लेकिन किस कंडीशन में, पैदल गया। यानी वो किसी भी तरह का कोई भी ट्रांसपोर्ट या किसी भी तरह का उसने मदद नहीं ली किसी भी चीज़ की। यानी यहाँ सिर्फ वो 5 किलोमीटर गया तो एक ही चीज़ से यानी पैदल, यानी क्या हुआ, यूनाइटेड सेंस, एक ही चीज में गया। तो आप देख रहे हैं कि जब यूनाइटेड सेंस की बात होती है, चूंकि बाय फुट का मतलब क्या, यूनाइटेड हुआ, तो आप इस कंडीशन में आप क्या वर्ब का यूज करेंगे। आपको पता है कि सारा का सारा खेल हमारा जब यूनाइटेड सेंस की बात होती है तो इस कंडीशन में हमें सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के लाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको पता है कि ये इंसान 5 किलोमीटर तो गया, लेकिन कैसे, बाय फुट, यानी यूनाइटेड सेंस में, उसने किसी चीज़ का और मदद नहीं ली। इसी की चर्चा दूसरे एग्जाम्पल में कर लेते हैं। 5 किलोमीटर्स इज ऑब्लिक आर कवर्ड बाय फुट एंड बाय ऑटो
कार। तो मान लेते हैं कि जो वो व्यक्ति जब 5 किलोमीटर चलने की दूरी किया वो व्यक्ति ने, तो आगे चलते चलते कुछ दूर जब वो पैदल चला, सिंपल सी बात है कि जब वो व्यक्ति 5 किलोमीटर चलने का तय किया तो जब आगे कुछ दूर गया तो जब वो पैदल जाते जाते उनको अब जो है थोड़ी थकान या जो भी महसूस होने लगी, तो उन्होंने क्या मदद लिया, ऑटो या कार का। सिंपल बात है। अब वो यहाँ पे क्या होता है कि अब वो 5 किलोमीटर दूरी तो तय किए, लेकिन कैसे, कुछ दूर उन्हें पैदल गए और कुछ दिन के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट यानी ऑटो या कार का मदद ली। यानी यहाँ पे यूनाइटेड की बात नहीं हो रही, डिवाइडेड की बात हो रही, क्योंकि एक चीज़ से उन्हें यहाँ पे तो पैदल था, ओनली पैदल, यानी एक ही चीज़ का बात हो रही थी। लेकिन यहाँ पे वो बात यहाँ पे दो तरह की हो रही है कि कुछ दूरी उन्हें पैदल गए और कुछ देर के बाद उन्हें ऑटो का यानी ट्रांसपोर्ट का हेल्प लिया। नहीं, यहाँ पे यूनाइटेड की बात नहीं हो रही है, डिवाइडेड की हो रही है। और जब डिवाइडेड की सेंस होती है तो आपको पता है कि डिवाइडेड के साथ हम जब सेंस के रूप में कौन सा वर्ब लाते हैं, तो उस कंडीशन में हम हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। इस बात को आप बहुत अच्छे से घर में रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें और हमें बताएं और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, खूब सारा प्यार दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।